डियर स्टूडेंट्स, आपने तीनों बोर्ड को देख ही लिया, उसकी हल्की हल्की झलक आपको मिल ही गई है। वीडियो को पॉज कर लेंगे और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसा मैं अक्सर आपसे कहता हूँ। अब चलिए, आज रिवीजन नंबर 9 होगा। थोड़ी सी आपकी गाइडेंस के लिए मैं बोल दूँ कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो तो बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चों को सही निर्देशन नहीं मिल पाता, वो बेचारे घर पर पड़े रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, रैंडम कहीं से कोई किताब निकाल लिया वो पढ़ने लगे। और ख़ास करके ये स्थिति तब होती है जब आपकी एग्जामिनेशन करीब रहती है। आपको करना क्या है, घर पर खाली ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। एक कहावत है अंग्रेजी में, हाउ मच यू स्टडी डजेंट मैटर, हाउ यू स्टडी इट मैटर्स द मोस्ट। आप कितना पढ़ रहे हो इसका कोई मायने नहीं रखता है, आप कैसे पढ़ रहे हो ये मायने रखता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, until and unless डिस्प्लेसमेंट अकर्स इट इज़ नॉट कॉल्ड वर्क। जब तक विस्थापन नहीं होगा तो उसको काम नहीं कहते हैं। यानी काम होता हुआ अगर रिजल्ट आपको मिले नहीं तो आपने मेहनत की और आप ढिंढोरा पीटोगे कि मैंने बहुत मेहनत की थी, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हर कीमत पर आपको एक चीज़ का फोकस करना है कि रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी कम से कम अभी तो करना ही होगा। इसलिए टाइम बेस्ड पढ़ाई मत करो, टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। टाइम बेस्ड मतलब हो गया, आपने ये रूटीन बना लिया, इतना बजे से इतना बजे तक मैथ, इतना बजे से इतना बजे तक इकोनॉमिक्स, या व्हाट एवर सब्जेक्ट्स यू स्टडी। आप जो जो सब्जेक्ट का अध्ययन करते हो वो आप जानो, तो आप उसके हिसाब से तय करते हो हमको इस टाइम में ये पढ़ लेना है, इस टाइम में ये पढ़ लेना है। नतीजा क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा ध्यान आपका समय पर रहता है, घड़ी पर रहती है। इससे वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। आप प्रतिदिन केवल एक टारगेट रखो कि हमको इस सब्जेक्ट का इतना क्वेश्चन हमको सॉल्व कर ही लेना है, तभी नाश्ता करना है, तभी खाना खाना है, तभी डिनर लेना है। आपको समय के हिसाब से ना चलना है, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं वो तैयार करो। अगर उसको तैयार करने में आपको 12 घंटा लगे, 14 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, जो भी लगे, एक मैंने डायरी टाइप का आप बना लो कि इतना क्वेश्चन हमको तैयार करना और पर डे हमको ऐसे ऐसे करके चलना। आप देखोगे आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। अक्सर बच्चे गड़बड़ा कहाँ जाते हैं, 12 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। भैया 12 घंटा 10 घंटा पढ़ करके मैंने कई बच्चों को देखा है जो इंटरमीडिएट भी नहीं निकाल पाए, इंटरमीडिएट में भी फेल हो गए। और आप कई आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यू को आप सुनना तो वो कहते हुए सुनाई देंगे आपको कि मैंने 8 घंटे अध्ययन किया, 10 घंटे अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि वो पहले से कमज़ोर थे और अचानक कोई उनमें जागरूकता आ गई और वो इतना ही मेहनत करके, पहले से भी ठीक ही रहते हैं। लेकिन ये भी आप समझ लो कि आई एम टॉकिंग अबाउट IAS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ISC। तो IAS कितना इंटेंसिव है स्टडी उसकी, वो आप किसी से छिपा हुआ नहीं। और उस स्टडी में अगर कोई कह रहा है कि मैंने 1 साल की 10 घंटे की मेहनत की और मैंने IAS अच्छे से निकाले, इसका मतलब उसके मेहनत करने के तरीके में अंतर था। कहा जाता है ग्रेट इज नॉट ही हु डज समथिंग डिफरेंट, ग्रेट इज ही who does the same thing in the different way। महान वो नहीं होता जो कुछ अलग काम करता है, महान वो होता है जो उसी काम को अलग ढंग से करता है। आपके बीच में जो कल का टॉपर बैठा हुआ है या बैठी हुई है, वो भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, आप भी पढ़ रहे हो। आप मतलब कोई भी लड़का या लड़की, दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने के अंतर के वजह से, पढ़ने के तरीके के अंतर की वजह से कोई टॉप पर जाएगा और कोई नीचे रह जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको पढ़ाई करनी है टारगेट बेस्ड, टाइम बेस्ड नहीं। टाइम बेस्ड अगर पढ़ाई की, आप दूसरों को तो बेवकूफ़ बनाओगे, खुद को भी बेवकूफ़ बनाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हम बार बार कह रहे हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि हमको कैसे पढ़ना है, जो इन चीज़ों को ज़्यादा जानकारी, इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी। दूसरे सब्जेक्ट्स में आपके शिक्षकों ने आपको गाइड किया ही होगा। जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट की बात है तो मैं हमेशा से गाइड करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा
जैसे आज ही देखोगे नीचे में मैंने कह दिया है कि आपको 1-2 दिन के दायरे में इतना तैयार कर लेना है, तो आप उस ढंग से ही चलो। चलो ज़्यादा बातें ना करें, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। दे डैश नॉट कम येट। याद रखिएगा अगर येट लगा है लास्ट में, येट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अभी तक, वे लोग अभी तक नहीं आए हैं, येट देखिएगा तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब तो जानते ही हो, हैज हैव लगाना है तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव। तो पहला का जवाब है दे हैव नॉट कम येट। अगला है दिस ट्रेन यूजुअली डैश लेट। माय डियर स्टूडेंट्स, I have told you that if a sentence comprises usually, never, seldom, hardly, always, etc., these words, obviously that sentence belongs to simple present tense. अगर किसी सेंटेंस में usually, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्सर, always यानी हमेशा, never मतलब कभी नहीं, seldom मतलब शायद ही कभी, hardly मतलब भी शायद ही कभी, अगर ये सारे वर्ड लगे हों तो कंफर्म रखो कि वो सेंटेंस किस टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट मतलब तो जानते हो मेरे बच्चों कि उसमें या तो V1 लगेगा या तो V5। तो यहाँ दिस ट्रेन है, एक ही ट्रेन है, तो जब भी एक की बात करते हैं एक वचन के साथ हम लोग V5 लगाते हैं, क्रिया का 5वां रूप। दिस ट्रेन यूजुअली कम्स लेट, यह ट्रेन अक्सर क्या होता है, लेट से आती है। अगला देखते हैं डैश वी विन दिस मैच। इस चिन्ह को देख लो, ये जब भी ये खड़ा और ये बिंदु रहेगा लाइन के नीचे, हाँ क्या रहेगा, ये लाइन और इसके नीचे बिंदु, जिसको हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, तो कंफर्म रखिएगा कि वो सेंटेंस का जो मॉडल होगा वो क्या होगा, मे होगा। काश हम लोग यह मैच जीत जाएं, तो चौथे का सही जवाब क्या है, मे। और ये छूट गया ना, ही डैश वी 40 नेक्स्ट ईयर। ये देखो हर जगह हिंट रहता ही है, वो हिंट आपको बताने के लिए काफ़ी होता है कि आपको चुनना क्या है। ही डैश वी 40 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब वो अगले साल, एंड जब अगले साल लिखा हुआ था हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वह अगले साल कितने के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, तो विल लगाओ, ही विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। अगला देखते हैं आर यू राइटिंग डैश माई पेन। प्रेपोजिशन सेक्शन से आ गया। आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, डैश माई पेन, किसी चीज़ की सहायता से। ऐसे भी अक्सर मैं कहता हूँ कि जिन चीज़ों का उपयोग आप हाथ में लेकर के करते हो, जैसे छड़ी से, बंदूक से, तलवार से, कुल्हाड़ी से, कलम से, हाथ में लेकर के, वो से के लिए हम लोग हमेशा विद का प्रयोग करते हैं। तो आर यू राइटिंग विद माई पेन, क्या तुम मेरी कलम से लिख रहे हो। आगे देखते हैं आर यू अफ्रेड। अफ्रेड इसको हिंदी में कहते हैं भयभीत, क्या तुम डरे हुए भयभीत हो। और अफ्रेड के तुरंत बाद कंफर्म रखो एक ही प्रपोजिशन लगाते हैं, वो है ऑफ। आर यू अफ्रेड ऑफ द डॉग, क्या तुम कुत्ते से क्या हो, भयभीत हो, डरे हुए हो। अगला देखते हैं योगा एंड प्राणायामास प्रिवेंट अस। ये देखो प्रिवेंट मतलब क्या होता है, बचाना या रोकना या रक्षा करना, जो भी करो। योग और प्राणायाम हमें बचाता है किससे, मैनी डिजीजेज। डिजीजेज मतलब क्या होते हैं, बीमारियां। प्रिवेंट मतलब बचाना, रोकना, रोकथाम करना। तो योगा और प्राणायाम हमें कई बीमारियों से बचाता है। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। अगर आपको ये दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन पेपर पर, तो एकदम अच्छा से याद रखिएगा, उसके साथ हमें क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो फिर से एक बार देखते हैं, योगा एंड प्राणायाम प्रिवेंट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज। योगा और प्राणायाम हमें कई बीमारियों से बचाती है। अगला है वॉइस सेक्शन से, इसको पैसिव में बदलना है हमको। यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली आपको आगे किसको ले जाना है, दिस क्वेश्चन को ले गए, विल है, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर में है तो बी तो लगेगा ही। तो दिस क्वेश्चन विल बी, and as you know that in the passive voice you must employ V3 form of the verb।
तो पैसिव में आपको क्रिया का कौन सा रूप लगाना होता है? तीसरा। तो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय तो लगेगा ही और यू, तो सही जवाब क्या होगा? दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यू, और ऑप्शन में पहला ही सही जवाब है, दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यू, ए नंबर। आगे देखते हैं। वी आर बीइंग टॉट बाय मिस्टर झा, यहाँ पर पकड़ना है इसको, यहाँ वी आर बीइंग टॉट बाय मिस्टर झा, हम लोगों को मिस्टर झा के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आर के साथ बीइंग लगा है, पैसिव में याद है जब ईजेम आर के साथ बीइंग लगा है तो उसकी एक्टिव हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी सब्जेक्ट के साथ ईजेम आर लगा लो और क्रिया का चौथा रूप, तो इसका सब्जेक्ट मिस्टर झा हो जाएगा एक्टिव में, तो मिस्टर झा इज, हाँ ईजेम आर लगाओगे तो V4 तो होगा ही, मिस्टर झा इज टीचिंग और वी पीछे आकर के अस होगा, तो सही जवाब कौन सा होगा? मिस्टर झा इज टीचिंग अस, डी नंबर। आते हैं नरेशन में। दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, पिछले वीडियो में भी शायद यही बात हुई थी, यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर के। अगर कोई शाश्वत सत्य हो जो कभी बदलने वाला नहीं है, तो शाश्वत सत्य के केस में रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खाली दैट लगाओ और जो रिपोर्टेड स्पीच है वही लिख दो। तो यहाँ देखो, दे सेड डैश द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो खाली इतना करना, दे सेड का सेड ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाना, अंदर वाला हूबहू वही रहेगा, जो हम उस वीडियो में भी चर्चा कर रहे थे, पिछले वीडियो में, शायद उसके पिछले वाले वीडियो में था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो समझो सौभाग्यशाली हो, क्योंकि इसमें करने जैसा कुछ रहता ही नहीं, आपको खाली क्या करना होता है? इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगाना होता है। तो दे सेड दैट, कहाँ एकदम हूबहू होना चाहिए, खाली दैट होना चाहिए, देखो कहाँ है ये वाला सी नंबर। दे सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी नंबर इसका जवाब है। अगला देखते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई सीट, ही रिक्वेस्टेड मी इंपरेटिव का है, तो रिक्वेस्टेड है तो कंफर्म रखो अंदर में प्लीज होगा ही, तो देखो प्लीज वाला कहाँ है? यहाँ पर है। ही सेड टू मी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज अंदर रहेगा तभी सेड टू के बदले हम लोग क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड या काइंडली रहने पर, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई सीट, तो इसका क्या होगा? ही सेड टू मी प्लीज टेक योर, देखो कैसे करोगे? प्लीज को हटा करके यहाँ सेड टू के बदले रिक्वेस्टेड लगा दे, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा करके टू लगता है इसमें इम्परेटिव में, टेक, यहाँ क्या है? योर सीट, योर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी का रिलेटिव में क्या लगाएंगे? माई, इसलिए यही सही जवाब है, सी नंबर। अगला देखते हैं। ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स, देखो यहाँ एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेक्शन है। You have written in this chapter, if two subjects are adjoined with as well as, the verb is always determined according to the first subject. Here we have two different subjects. The first subject is he and the second subject is his parents, and both are adjoined with as well as. And as I told you earlier, that if two subjects are adjoined with as well as, the verb will be determined according to the first subject. इन दिस क्वेश्चन आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज ही, आपको ही के हिसाब से पेरेंट्स को देखना ही नहीं, अगर एज वेल एज से जुड़ा है तो किसके हिसाब से देखना है? ही के, तो ही क्या? ही के साथ चलो आओ देखते हैं यहाँ कमिंग टूडे, हमारे पास चार ऑप्शंस खुले हुए, इज, आर, वाज, वर, तो इज ही लगेगा क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? ही को, तो आप कहोगे ही के साथ तो वाज भी आ सकता है सर, लेकिन एक लफड़ा यहाँ टूडे का, आज का, और आज में वाज नहीं, वाज तो पास्ट के लिए लगता है, तो इज होगा। आ जाते नीचे, बुक से आ गया। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन अ ट्रैक, हाँ ये किस कविता का अंश है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा हुआ है, उसका है। अमॉन्ग बुक्स आई वॉज देन टू यंग टू रीड इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। याद है कविता में आपने पढ़ा है कि कवित्री कहती हैं कि मैं इतनी युवा थी, इतनी छोटी सी थी
कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, आई वॉज नॉट कैपेबल टू रीड द पेजेस ऑफ द बुक. इन दैट सिचुएशन माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी सम स्टोरीज एंड दोज स्टोरीज यूज टू बी सो हॉरिबल दैट माई ब्लड यूज टू टर्न कोल्ड लाइक द मून. हाँ, कवित्री कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी मेरी दादी मुझे कहानी सुनाया करती थी, दादी के ही छाया में मैं रहा करती थी, हर समय दादी के पल्लू को पकड़ करके घूमा करती थी, रात में सोने के वक्त कहानियाँ सुनाया करती थी और वो कहानियाँ इतनी भयानक हुआ करती थी, भूत प्रेत, हाँ, इन सब चुड़ैलों इन सब चीज़ों की कहानियाँ वो इतनी भयानक हुआ करती थी कि मेरे रक्त क्या हो जाया करते थे, ठंडे हो जाए, किसके जैसा, चांद की तरह. तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की ये का हिस्सा है. आ जाओ, डी नंबर को टिक कर लूँ. आ जाते हैं. डैश इज कॉल्ड द रोमांटिक पोइट. श्रृंगार रस के कवि किन्हें कहा जाता है, जिन्होंने प्यार, प्रेम, प्रकृति इन सब चीज़ों पर कविताएं लिखी हैं, तो वो कवि हैं जॉन किट्स. लोमोव इज a dash एन पर्सन. लोमोव कैसा आदमी है? लोमोव और नतालिया की प्रेम कहानी पर आधारित ये कहानी है, मैरिज प्रपोजल, विवाह प्रस्ताव. जिस कहानी में ये बताया गया है कि दो भिन्न मत के लोग हैं, प्यार भी करते हैं आपस में, लेकिन मत भिन्नता के वजह से उनके विवाह के जो बंधने की बात होती है वो कई दफ़ा ऐसा लगता है जैसे वो टूट ही जाएगा. तो बड़ा ही कॉमेडी वाली कहानी है, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है. बहुत खूबसूरत कहानी है, आपने पढ़ा ही होगा और इसका वीडियो भी भेज दिया गया है, आप देखोगे उसमें. ये जो आदमी है लोमोव वो हाइपोकॉन्ड्रियक है. हाइपोकॉन्ड्रियक वैसे आदमी को कहा जाता है जिनके जेहन में एक बात बैठ जाती है, यद्यपि आदमी काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, उसको एक तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर भी आप कह सकते हो, कि उसमें होता क्या है कि इंसान को अक्सर लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. वो छोटी छोटी अगर चेंजेस उसके शरीर में होते हैं तो उसको लेकर के बड़ा सेंसिटिव हो जाता है. जैसे अगर आप सामान्य हो दिमागी तौर पर, तो आपको अगर सर्दी हुई तो आपको नॉर्मल मौसम बदल रहा है तो सर्दी हो गई, खांसी हुई और नॉर्मल मौसम का बदलाव है खांसी. लेकिन कुछ लोग होते हैं इसको लेकर के इतना सीरियस हो जाएंगे, लगता है कुछ हो गया है हमको. हाँ, सिर दर्द हुआ, लगता है ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, दिल की धड़कन ज़्यादा थोड़ी सी तेज हो गई, हमको लगता है ईसीजी करवाना ही होगा. ये सारी जो किसी भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी भी चीज़ को देखना अपने बॉडी में, ऐसे लोगों को ये हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं. खास करके हार्ट को लेकर के जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, मैंने मन का, तो उसको कहते हैं. तो इसका सही जवाब है हाइपोकॉन्ड्रिक. पर्लेसबर्ग पेरेंट्स वर. पर्लेसबर्ग अमेरिकन राइटर है और उनके माता पिता चाइना में मिशनरी थे. मिशनरी माने धर्म प्रचारक थे. आगे देखते हैं. बेंजी डिसाइडेड टू मैरी. बेंजी ने किससे विवाह करने का तय किया था? फ्लोरेंस से. ये सब तो आपको अच्छा से याद है. मैंने फ्लोरेंस भी उतने ही मंदबुद्धि का, हाँ, एक अंधा एक काना वाला हिसाब किताब था. जितना बेंजी था उतना ही दिमाग का पैदल थी कौन? फ्लोरेंस भी. तो बेंजी ने तय कर लिया था कि मुझे वैसे ही लड़की से शादी करना है जो मेरे ही तरह दिमाग से पैदल हो. ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की से मैं शादी कर लूँगा तो वही मुझे बेच के खा जाएगी. इसलिए उसने तय कर लिया था कि मुझे किससे शादी करनी है? फ्लोरेंस से. अगला देखते हैं. डैश वॉज जॉनसन्स लैंड ऑनर. लैंड ऑनर मतलब होता है ज़मीन का मालिक. हाँ, यानी जॉनसन शेयर क्रॉपर था. शेयर क्रॉपर समझते हो ना, बटाईदार किसान. अपने बिहार, झारखंड, यूपी जैसे इलाका जगहों में क्या होता है कि ज़मीन कई किसानों के पास अपने होते नहीं, या होते तो बहुत कम होते हैं, वो दूसरे ज़मींदारों के ज़मीन को जोतते, यानी जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके ज़मीन को जोतते हैं और फसल का बंटवारा करते हैं, या उन दोनों के बीच में जो सहमति है उस ढंग से वो बंटवारा करते हैं. तो ये जॉनसन किसका लैंड ऑनर है? कौन था लैंड ऑनर इसका? सैंडर्स. यानी सैंडर्स मिस्टर जॉनसन का क्या था? लैंड ऑनर. लास्ट में है. द क्यूरियो डीलर गेव द पॉटर डैश येन फॉर द गॉड. याद है साहबी के जो कोहड़े को, कद्दू को, लौकी को कौन ले लिया था? सर, यानी उसके स्कूल टीचर, और लेकर के वहाँ के चपरासी को दे दिया. और चपरासी के पास जब एक पैसा नहीं था घर में तो वो सोचा चलो इसको ही बेच करके देखते हैं कितना मिलता है. सरप्राइजिंगली
he was taken aback when he was initially offered 5 yen. शुरू में ही उसको ऑफर कर दिया गया 5 येन, तो उसको ये समझ में आ गया, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट एंड वेरी कनिंग, वो समझ गया कि न इसका माल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो बात मोल तोल होते होते 50 येन में वो बेचा था, किसको? क्यूरियो डीलर को, और क्यूरियो डीलर ने एक धनी संग्राहक को, वेल्दी कलेक्टर को बेचा 600 येन में। कहानी में आपने पढ़ा है। आते ट्रांसलेशन में देखते हैं, तुम क्या बताना चाहते थे? तुम क्या बताना चाहते थे? हमेशा कहते हैं पूंछ देख लिया करो। तुम क्या बताना चाहते थे? ते थे, ता था, ते थे, ती थी, सिंपल पास्ट। तो क्या, व्हाट, सिंपल पास्ट है, डिड लगाना होगा, व्हाट डिड यू। कभी कभी सेंटेंस में डबल क्रिया होती है, यहाँ जैसे देखो, एक है बताना और एक है चाहना। तब आप कहोगे सर हाउ शैल आई बी एबल टू जज whether I have to write चाहना first and then बताना, और बताना first and then चाहना। Let me tell you, जिससे आप ये पहचानते हो कि वो कौन सा टेंस है, वो पहले लिखना। जैसे वह क्या बताना चाहते थे, तो आपने बताना से नहीं पहचाना, किससे पहचाना? चाहना से। तो इसलिए पहले आप लिखो चाहना, What did you want। और तुरंत बताना भी, खाली बीच में पुल लगा दो, किसका? टू का। What did you want to, अब बताना का अंग्रेजी होती है टेल। What did you want to tell। दूसरा, वह पैदल बाजार गया है, गया है, चुका है, चुके हैं, या है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव लगाना है सब्जेक्ट के साथ, और क्रिया का तीसरा रू। इतना करो ना, आसान है, कोई बहुत मुश्किल। तो ही के साथ हैज लगता है, ही हैज गॉन, कहाँ गया? मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। अब कैसे गया? पैदल गया। पैदल को अंग्रेजी में ऑन फुट कहते हैं। ये हो सकता है एग्जाम में प्रीपोजिशन में भी दे दे डैश फुट, तो ऑन फुट होगा। ऑन फुट मतलब पैदल हुआ। अगला देखते हैं, मैं उसे पढ़ाया करता था, आ करता था। मॉडल में आपने पढ़ा यूज्ड टू लगता है, आ करता था एक तरीके। तो तीसरा का होगा आई यूज्ड टू, पढ़ाना का टीच होता है, आई यूज्ड टू टीच, उसे का हिम, आई यूज्ड टू टीच हिम। 4 नंबर आते हैं, उसके पिताजी यह बात नहीं जानते हैं, ते हैं। कौन सा टेंस हुआ? ते हैं, सिंपल प्रेजेंट। उसके पिताजी क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। हिज फादर। अब कोई अपने में मन में अचानक सोच रहे हैं कि सर क्या पूछ रहे हैं उसके पिताजी, इसको भी तय करने में आपको 1 आध मिनट लगेगा। उसके पिताजी सिंगुलर, या किसी के भी पिताजी सिंगुलर है, प्लूरल है, तो सिंगुलर। हिज फादर डज नॉट, सिंगुलर में डू नहीं लगता, डज लगता है। हिज फादर डज नॉट नो, हिज फादर डज नॉट नो यह बात, दिस मैटर। और अंतिम में, तुम 2 दिनों से अनुपस्थित थे। 1 आध दिन नहीं, 2 दिन से अनुपस्थित थे। 2 दिनों से कंटिन्यूटी दर्शा रहा है। और लास्ट में क्या लगा है? थे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो कि पार्ट 2 फॉर्म करके हम आपको पढ़ाते हैं। तो यू हैड बीन, यू हैड बीन अब्सेंट, यू हैड बीन अब्सेंट कितने दिनों से? 2 दिनों से। 2 दिनों में फॉर लगे, फॉर 2 डेज। बस इतना ही। इसको अच्छा से रिवीजन कीजिए, तैयारी कीजिए, और आंसर को मिलाइए कि कितना आपका सही होता है। और कमेंट में हमको जरूर जवाब दिया कीजिए कि कितना सही किए हैं, कितना गलत किया है। तब ना हमको भी लगेगा कि आप लोग वाकई पढ़ रहे हो। अदरवाइज हमको लगता है कि कोई मैंने जुड़े हुए ही नहीं हो अपने मन से, जहाँ तहाँ से तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए कमेंट में बताओ। और अगर आपको लगे कि ये वाला सर समझा तो रहे थे लेकिन वीडियो में हमको उतना क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट कर देना, बता देना, या टेलीफोनिक टॉक भी कर लेना, जो आपको सुविधाजनक लगे वो करके हमको। लेकिन ये चीज़ तय करना कि पूछ लेना, ये नहीं कि हम हमेशा कहते हैं विद्या बहे तो गंगा, जमे तो नाला, यानी कि जो चीज़ समझते चले गए वो गंगा की तरह पवित्र हो गया, और धीरे 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 उसको ब्लॉकेज आता गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो केवल आप टाइम पास कर रहे हो। तो थोड़ा सा सीरियस रहना। और एक चीज़ यहाँ नीचे हम हिंट दे दिए, घर पर तैयार करने के लिए अभी के लिए 2 दिन के लिए है, और क्वेश्चन आंसर दिए थे पिछला वीडियो में, देखिए उसको करते जाइए। एन एपिटाफ की समरी आपको
1 से कल तक मैं इसको, यानी अगला वीडियो जब आएगा तब तक मैं आपको एन एपिटाफ तैयार करके रखना है। बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपका समय बहुत वैल्यूबल है, आपका समय हम लेंगे नहीं। खूब अच्छे से तैयारी करो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।